आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि जोशीमठ से मिल रही है। सर्च टीम को 4 शव नजर आए हैं। नौसेना के पर्वतारोहियों के शव नजर आए हैं। मौसम खराब होने की वजह से हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। माउंट त्रिशूल को फतह करने गया था नौसेना का दल। नौसेना के 5 जवान और एक्सपोर्टर लापता हो गया था और अभी 4 शव जो हैं वो नजर आए हैं, लेकिन चूंकि मौसम खराब हो गया है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में ही रोकना पड़ा है। लक्ष्मण राणा हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। लक्ष्मण, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, जैसे ही त्रिशूल पर्वत पर जवानों के लापता होने की सूचना मिली उसके बाद से सेना और नीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। आज भी तड़के सुबह 7 बजे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और जो जवानों के शव बताए जा रहे हैं 4 शव दिखाई दिए हैं रेस्क्यू टीम को और उनको रिकवर करने का प्रयास, रेस्क्यू करने का प्रयास सेना और नीम के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, अभी भी क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लक्ष्मण? जी, देर शाम को मौसम खराब हो गया था जिसके बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। कल पुनः एक बार से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि 2 शव के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन जो नीम के कर्नल हैं, कर्नल अमित, उन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया कि अभी जो शव दिखाई दिए हेलीकॉप्टर के जरिए वो 4 शव दिखाई दिए हैं जिनको कि कल रिकवर किया जाएगा और जो अन्य 2 शव हैं उनको तलाश करने के लिए टीमें वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। शुक्रिया आपका लक्ष्मण तमाम जानकारी के लिए। तो 4 शव नजर जरूर आए हैं, लेकिन चूंकि मौसम खराब है तो रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में रोकना पड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत 100% ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने को लेकर मसूरी के ग्रामीणों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान सीएम ने क्यारकुली भट्टा गांव के ग्रामीणों से बातचीत की। पीएम ने इनके काम की सराहना। आइए हम श्री कौशल्या जी से बात करते हैं। कौशल्या जी उत्तराखंड से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हाँ कौशल्या जी नमस्ते। जी नमस्ते। आपके साथ सारी टोली बैठी है, उन सबको भी नमस्कार मेरा। कौशल्या जी, आप अपने गांव की पानी समिति की अध्यक्ष हैं। बताइए कि पहले पानी के लिए कितनी परेशानी होती थी और आज जब कभी पानी में दिक्कत आती होगी पूरे गांव के लोग मोर्चा लेकर के आपके घर आ जाते होंगे, आपके घर के सामने मटके फोड़ते होंगे, क्या होता है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी ग्राम पंचायत में 7 टोक है जिसमें 366 परिवार है। तो इनमें पानी की पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन जिसके में महिलाएं और बच्चे पानी ढोकर घर तक लाते थे, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत अब ये दिक्कत कम हुई है। अभी पानी सब घरों में पहुंचा है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी घरों में पानी है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जमानी पहाड़ के काम नहीं आती है। अब आपने कमाल कर दिया है। गांव में पहले पानी की वजह से पलायन की स्थिति थी, सब जवान लोग चले जाते थे, अब क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, अब जल जीवन मिशन के तहत पहाड़ों का पानी अब पहाड़ों के ही काम आ रहा है माननीय जी, और हमारे पूरी ग्राम पंचायत में शुद्ध जल मिल रहा है। और हमने अपने स्रोतों का संवर्धन करने के लिए ग्राम पंचायत में 2 साल में 22,000 वृक्षारोपण भी किए हैं। अरे वाह। जल जीवन मिशन के तहत क्यारकुली भट्टा गांव की ग्राम प्रधान कौशल्या रावत ने काफी अच्छा काम किया है, जिसकी सराहना पीएम मोदी ने भी की। कौशल्या रावत ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत गांव के हर घर में नल और जल की व्यवस्था की गई है। वहीं गांव में पेयजल की आपूर्ति होने के बाद 35 लोगों ने होम स्टे बनाए हैं। इस गांव में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। 18 साल से ऊपर सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है। प्रधान जी ने यहाँ पे अपने अनुभवों से साझा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना अनुभव बताया और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे 100% जो है कनेक्शन है। यहाँ पे 366 कनेक्शंस हैं, सभी गांव में कनेक्शन है। इसके अलावा जो स्कूल, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी आंगनवाड़ी हैं और जितने भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, सभी में जो है पीने का पानी, वॉश बेसिन में पानी, टॉयलेट्स में पानी।
2 अक्टूबर 1994 का ये वो काला दिन है जिसे उत्तराखंड के लोग कभी नहीं भुला सकते। आज मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा गोलीकांड की बरसी है। रामपुर तिराहे पर 1 अक्टूबर 1994 की रात और 2 अक्टूबर की सुबह तक राज्य आंदोलनकारियों को मिले जख्म पहाड़ के लोग शायद ही कभी भूल पाए। अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोक दिया था। उसके बाद लोगों पर लाठियां बरसाई गई, लोगों को बुरी तरह से पीटा गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने चुन चुनकर रामपुर तिराहे पर निशाना बनाया था। उत्तराखंड के आंदोलनकारी 24 बसों में दिल्ली में 2 अक्टूबर 1994 को प्रस्तावित रैली में भाग लेने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही आंदोलनकारी रामपुर तिराहा पहुंचे तो उन पर गोलियां बरसा दी गई। गोलीबारी में 7 राज्य आंदोलनकारियों की शहादत हुई, जबकि 17 आंदोलनकारी जख्मी हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी रामपुर तिराहा पहुंचे, जहां सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए कई घोषणाएं की। राज्य आंदोलनकारियों के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में मुफ्त उपचार, उद्योगों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की घोषणा की। इसके साथ ही क्षतिज आरक्षण के मामले पर भी सीएम ने हाई कोर्ट में ठोस पैरवी करने का ऐलान किया। विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य आंदोलनकारी हैं, उनको सेवा से हटाए जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और ठोस इसके लिए पैरवी करेगी कि हर प्रकार से हमारे आंदोलनकारियों की पैरवी हो। हमारे जितने भी उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों में नौकरी के लिए राज्य आंदोलनकारी को प्राथमिकता के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी, उनके परिवार के लोगों के लिए। ये भी हम इसका भी शासनादेश कर रहे हैं। पुलिस की गोली से 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। उत्तराखंड को यूपी से अलग हुए 21 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया जिन्होंने अलग राज्य की मांग को लेकर अपनी शहादत दी थी। यही वजह है कि राज्य आंदोलनकारी आज भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, और हम इनसे कह रहे हैं कि हमें न्याय दो, जवाब दो। हम उस कानून से, उस सीबीआई से, उस सुप्रीम कोर्ट से, उस उच्च जो है न्यायालय से हम जवाब मांग रहे हैं कि हमारे उन शहीदों को न्याय कब मिलेगा। हम उस सरकार से, उन जनप्रतिनिधियों से, पक्ष विपक्ष से जवाब मांग रहे हैं कि आपने आज तक इतनी सरकारें आई, आपने कोई अधिवक्ताओं का पैनल क्यों नहीं बनाया। 5% भी इस उत्तराखंड के लिए किसी सरकार ने काम नहीं किया, क्योंकि हमारे गांव के गांव खाली हो गए। हमारे बच्चे जो है, जब वहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के बाहर निकल रहे हैं। तो इस सरकार को ये मालूम नहीं है कि पड़ोस में जो है चाइना है। अगर पहाड़ खाली होता, हम तो चौकीदार हैं इस देश के, अगर पहाड़ खाली होता है तो फिर चाइना से कैसे बचोगे। हम कम से कम खबर तो देते कि ये होने वाला है। कांग्रेस इन दिनों गांव-गांव अभियान चला रही है और इसी के तहत कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव रानीखेत पहुंचे। इस दौरान देवेंद्र यादव गैरड़ गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता ललित आर्य के घर पर ठहरे। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस में अब कोई गुटबाजी नहीं, 2022 के लिए कांग्रेस एकजुट। मुझे मौका मिला यहाँ आकर मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने का, और निश्चित ही देखिए 2022 के लिए कांग्रेस एकजुट है और लोगों की भावनाओं के अनुरूप अपना काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हम एकजुट होकर इस जो 4.5 साल की नाकामयाब सरकार रही है, जो नाकारा सरकार रही है, उसके खिलाफ जो एक बिगुल बजा है वो 2022 में परिवर्तन लाकर रहेगा। रुड़की गंगनहर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक बीटेक का छात्र भी है। बताया जा रहा है कि नशे की लत के चलते छात्र नकली नोट के धंधे में लग गया। इनके पास से करीब 2.5 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई है। और देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में 29 सितंबर को हुए डबल मर्डर में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि एक शख्स ने नौकरी पाने के लिए
महिला और उसके घर पर काम करने वाले नौकर की बेरहमी से हत्या कर दी। पूछताछ में आरोपी आदित्य ने बताया कि वो नौकर को मारने के इरादे से घर में घुसा था ताकि उसे इस घर में नौकर की नौकरी मिल सके, लेकिन नौकर की हत्या करने के बाद महिला ने उसे देख लिया, जिसके बाद उसने महिला को भी मौत के घाट उतार दिया। चारधाम यात्रा पर आने के लिए ई पास की व्यवस्था की गई है। सिर्फ उन्हें यात्रियों को चारधाम में दर्शन की इजाजत है जिनके पास ई पास है। ऐसे में वो यात्री परेशान हो रहे हैं जिनके पास ई पास नहीं है और जो चारधाम के दर्शनों के लिए दूर दराज के राज्यों के उत्तराखंड आ रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए भी इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है, लेकिन दर्शन की इजाजत नहीं मिलने के कारण यात्री हंगामा कर अपना गुस्सा और देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित एक बार फिर से आग बबूला हो गए हैं। केदारनाथ धाम में पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर फिर से धरना शुरू कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों ने इसे लेकर धरना दिया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि बोर्ड भंग होने तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही इन्होंने ई पास की अनिवार्यता खत्म करने की भी मांग की। ई पास की व्यवस्था खत्म करने की मांग को लेकर केदार घाटी के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान केदार घाटी के तीर्थ पुरोहित, व्यापारी और मजदूरों ने यात्रा पड़ाव के मुख्य बाजारों में प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि ई पास की व्यवस्था की वजह से सीमित संख्या में यात्री केदारनाथ धाम आ रहे हैं, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। वन विभाग की तरफ से मसूरी में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने लोगों को वन संरक्षण के लिए जागरूक किया। झूलाघर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान गणेश जोशी ने मसूरी के आसपास के इलाके में अव्यवस्थित तरीके से हो रहे निर्माण को लेकर चिंता जाहिर की। राजाजी टाइगर रिजर्व में आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान पार्क की चीला रेंज में पीलीभीत टाइगर रिजर्व से एनटीसीए की जागरूकता रैली हरिद्वार पहुंची। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बाघों के संरक्षण और संवर्धन की जागरूकता लाने के लिए रैली निकाली जा रही है। यूपी के पीलीभीत से आई रैली को पार्क के सभी रेंजों में ले जाया जाएगा। उत्तर का संग्राम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गदरपुर विधानसभा का सियासी गणित। गदरपुर से मौजूदा समय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे विधायक हैं। इस बार शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जनता का मूड क्या है, चलिए देख लेते हैं। गदरपुर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का विधानसभा क्षेत्र है। ये विधानसभा 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। 2012 में यहाँ पर पहला चुनाव हुआ। 2012 के भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अरविंद पांडे की जीत हुई। उन्होंने कांग्रेस के जरनैल सिंह को शिकस्त दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का ही पलड़ा भारी रहा। कांग्रेस ने जरनैल सिंह की जगह राजेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया, मगर अरविंद कुमार पांडे फिर से विधायक चुने गए। उन्हें 41,000 के करीब वोट मिले। अरविंद पांडे का कहना है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम किए हैं, इसीलिए जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। जिस सड़क पर खड़े हैं ऐसे ही हॉट मिर्ची सड़कें प्रत्येक क्षेत्र में करने का काम किया। हमने आवासीय विद्यालय बनाने का काम किया। हमने गदरपुर शहर की सुरक्षा की दृष्टि से कहीं भी किसी दूसरे स्टेटों की भी चोरियां हुई, डकैतियां हुई हैं, हमारे जो CCTV कैमरे लगे इनकी वजह से हमने गोलकगंज में डेस्टिनेशन बनाया, जो आने वाले टाइम में यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का बहुत बड़ा एक मानक बनेगा। विधायक अरविंद पांडे की अपनी विधानसभा क्षेत्र में पकड़ काफी मजबूत है, मगर इस बार जनता उन पर उतना भरोसा नहीं कर रही जितना पहली बार था। क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान हैं, जिस वजह से चुनाव पर किसान आंदोलन का असर भी जरूर रहेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में भाजपा के लिए राह इतनी आसान नहीं है। ABP गंगा के लिए गदरपुर से विकास गुप्ता की रिपोर्ट। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि जब 2017 का चुनाव हुआ था तो रिजल्ट क्या रहा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी गदरपुर में भाजपा का ही पलड़ा भारी रहा था। कांग्रेस ने राजेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया था, लेकिन अरविंद पांडे फिर से चुनाव जीत गए। उन्हें करीब 41,000 वोट मिले थे।
और अब आपको दिखाते हैं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की अपने विधानसभा क्षेत्र में कैसी स्थिति है। विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की पकड़ कुछ अब कमजोर नजर आ रही है, इसलिए इस बार मामला एक तरफ होने की उम्मीद नहीं है। शिक्षा मंत्री को लेकर जनता की अब मिलीजुली राय है। किसान आंदोलन की वजह से इस बार भाजपा की राह आसान नहीं लग रही है। इसी वजह से इस सीट पर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सक्रियता भी काफी बढ़ गई है, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान हैं, जिसका असर चुनाव के दौरान भी नजर आ सकता है। देखिए, विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है ये हमने आपको बताया, लेकिन विधायक और मंत्री अरविंद पांडे के दावे क्या हैं और उन दावों पर विपक्ष के क्या सवाल हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। जहाँ भी जैसे चाहा वैसे हमने काम किया। अधिकांश गांव में जहाँ लोग 20 फीट पे पानी पीने को विवश होते थे, आज हमने जल जीवन मिशन के तहत हमने आर्टिजन लगवा के प्रत्येक अधिकांश घरों में पाइपलाइन बिछवा के उनको पानी पहुँचाने का काम किया। इस नाते ये हमारी उपलब्धियाँ और बाकी जनता को उपलब्धि बताएगी। NCERT की किताबें 13 का पहाड़ा पूरे हिंदुस्तान में माइनस प्लस करके अपनी मजाक बनवानी, यही होता रहा है। शर्मसार करने का काम किया है इस विधानसभा की जनता को। इनके लिए विकास की बात तो दूर रही, इनको तो सुख दुख में पूछने का काम भी नहीं हुआ। हाँ, 3 महीने बचे हैं तो अब लोगों के घर में जबरदस्ती जाके खाना खाने भी लोग पहुंच रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि गदरपुर विधानसभा की जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं। देखिए, शहर के लिए बाईपास की मांग उठा रही थी जनता, लेकिन बाईपास नहीं बन पाया, जिससे शहर में जाम लगा रहता है। लंबे समय से मांग थी कि गदरपुर में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। रोडवेज बस स्टैंड का भी निर्माण नहीं हुआ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है गदरपुर विधानसभा में, और यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं होना भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा आपको बताएं, शहर में ट्रैफिक जाम की भी समस्या है, जिसकी वजह से लोगों का जो मूड है इस बार बिगड़ा हुआ है। फायर स्टेशन नहीं होने की वजह से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ये भी ऐसे मुद्दे हैं जो आने वाले चुनाव पर प्रभाव डाल सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि गदरपुर की जनता शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के काम से कितनी खुश है। गदरपुर में विकास के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे बने कैबिनेट मंत्री जी ने, जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं विकास किया। समस्याएं इनका भी समाधान हुआ है। बाकी डिग्री कॉलेज के लिए भी हमने मांग रखी थी माननीय मंत्री जी से, तो उसका भी उन्होंने कहा है कि अगले सेशन में जो है डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। गदरपुर विधानसभा हमारी पिछड़ी हुई है। गदरपुर विधानसभा की जितनी दयनीय स्थिति है, इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति किसी विधानसभा की नहीं है। गदरपुर विधानसभा में खूब विकास हुआ, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। माननीय अरविंद पांडे जी मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जो है, वो हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं। जो डिमांड यहाँ की गदरपुर वासियों ने रखी है, हर लगभग 70% उन्होंने उस कार्य को पूर्ण करने की पूरी प्राथमिकता निभाई।